हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टडी जोन। सो आपके सामने हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बेटा, हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी है। इसके पहले हमने आपको चैप्टर का लेक्चर 1 करा दिया है, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इसमें थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है ना। देखिए, वेटेज एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम वेटेज इज फॉर टॉपिक 5.5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैग्नेटिक मटेरियल से पूछे गए हैं। ठीक है। एंड मैक्सिमम ऐसे टू टाइप शॉर्ट आंसर टू टाइप क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक 5.2 बार मैग्नेट एंड टॉपिक। ठीक है ना। एंड 5.5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। चैप्टर आगे बढ़ाने के पहले हम आपको बता दें कि इससे बार मैग्नेट से पूछा गया है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी गई है। चलिए क्विक रिकैप करते हैं चैप्टर का स्टार्ट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक गिवन मैग्नेट के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, जो एक मैग्नेट आपके पास दिया जाता है जो अलग अलग शेप में हो सकता है, आइदर वो इस तरीके का हो सकता है जिसको हम हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, राइट, या वो बार मैग्नेट हो सकता है। तो बेटा, एक गिवन मैग्नेट अपने चारों तरफ एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उस इम्पैक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये इम्पैक्ट जो कहलाता है इसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इसके इम्पैक्ट में म- कुछ अगर मटेरियल को रखा जाए जो स्पेशल बिहेवियर दिखलाते हैं, ओके, किसमें, मैग्नेटिज्म में, लाइक आयरन। अगर आयरन को रखा जाए तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल। एक्चुअली जो जो वर्ड यहाँ पे मैटर यूज किया जा रहा है वो इन्हीं के लिए यूज किया जा रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब वो मैग्नेटिक मटेरियल किससे मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। बोलो, बना होगा कि नहीं होगा। इन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मैटर पार्टिकल, राइट। क्या बोलते हैं इन पार्टिकल को हम लोग, मैटर पार्टिकल। और आप ये समझिए कि उस मटेरियल की जो ऑल ओवर प्रॉपर्टी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस मैटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए इस चैप्टर का नाम हो चुका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्योंकि हम उस मैटर की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जिससे वो मटेरियल बना हुआ है, राइट। यस, मतलब हम मैटर के बिहेवियर को देखेंगे कि दो हमारे पास मैटर हैं, लाइक स्टील है और एक हमारे पास आयरन है। तो हम ये देखेंगे कि गिवन मैग्नेट के प्रति, गिवन मैग्नेट के लिए इनका बिहेवियर कैसा है। तो स्टील के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें स्टील का मैटर पकड़ना पड़ेगा, और आयरन की बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें आयरन का मैटर लेना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे कॉपर लेते हैं तो हमें कॉपर का मैटर लेना पड़ेगा, और हम तीनों के अलग अलग मैटर को स्टडी करेंगे और बताएंगे फाइनल कंक्लूजन कि भाई मैग्नेट के लिए इनका बिहेवियर कैसा है। कोई बहुत तेजी से खींच के चला जाएगा, समझ गए ना, तो और कोई धीरे से खींचेगा, और कोई उल्टा भाग जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है। मतलब किसी को पास में लाओगे तो सटाक से पकड़ लेगा, कोई धीरे से जाएगा आराम से स्लोली स्लोली, और कोई इधर भाग जाएगा, उल्टे तरफ भाग जाएगा। तो ये तीनों का हमें बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर है कि दो तरीके के मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट, अ नेचुरल मैग्नेट इज एन ओर ऑफ आयरन, दैट इज Fe3O4। बेटा, अर्थ के अंदर आपको जो मैग्नेट मिलता है वो नेचुरल मैग्नेट होता है। और ये बेटा होता क्या है, ये नेचुरल मैग्नेट किससे बनता है बेटा, ये फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं Fe3O4। ओके। सो अर्थ के अंदर जो भी मैग्नेट आपको मिलेगा वो Fe3O4 होगा, और ये एक प्रकार की आयरन की ओर होती है। दिस इज द ओर ऑफ आयरन, Fe3O4। क्लियर। अब नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन। ये आयरन की पीस को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट के पीस को अट्रैक्ट करता है, एंड निकल के पीस को अट्रैक्ट करता है। तो ये तीन मटेरियल आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास में Fe3O4 आयरन ओर निकली है, जमीन के अंदर से नेचुरल मैग्नेट निकला है, तो ये किसको खींचेगा अपनी तरफ, ये आयरन के पीसेस को खींचेगा। ये आपके किसके पीस को, कोबाल्ट के पीस को खींचेगा। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। और किसको खींचेगा अपनी तरफ, और ये खींचेगा निकल के पीसेस को अपनी तरफ। क्लियर। यस। तो निकल क्या होती है, निकल एक एलॉय होती है ना बेटा, है ना। निकल एलॉय होती है कि नहीं होती है, बताइए।
निकिल एलॉय होती है कि फेकोनी? नहीं नहीं, निकिल एलॉय नहीं होती बेटा, निकिल एक एलिमेंट है। आप देखिए पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट के बाद जस्ट अगला है ना आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन बैठा है 26 नंबर पे, 27 नंबर पे कोबाल्ट है और निकिल बैठा है 28 नंबर पे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का 27 और निकिल का 28। ओके, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? फेकोनाई। मतलब ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए इंसान को, फेकोनी। समझ गए? तो इनको बोलते हैं फेकोनी। तो ये तीनों मटेरियल जो होते हैं हमारे अट्रैक्ट होते हैं। किससे अट्रैक्ट होते हैं बेटा? ये Fe3O4 से, है ना। एंड Fe3O4 इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। अब इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली कम्स टू द रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैंने बताया था कि अगर आप इन मैग्नेट को सीधे लटका दें इस तरीके से धागा बांध करके, तो इनका एक पोल नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और एक पोल साउथ की तरफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये मैग्नेट आपको क्या दिखाते हैं? दिशा दिखाते हैं। और दिशा दिखाने वाले मैग्नेट को बोलते हैं लीडिंग मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग मैग्नेट। एक्चुअली ये लीडिंग मैग्नेट होते हैं, मगर बाद में इनका नाम पड़ गया लोडिंग मैग्नेट। ठीक है ना? यस। कुछ लोग इसका इस्तेमाल दिशा के लिए करते थे, और तो इसको लीडिंग मैग्नेट बोलते थे। बट उनकी भाषा लीडिंग को लोड बोलती थी, तो लोडिंग मैग्नेट भी इसका आप नाम एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। चलिए, तो व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली विच कम्स टू द रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन को दिखाते हैं। और डायरेक्शन दिखाने की ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्शन दिखाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट विच आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। एग्जांपल हॉर्शू मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक निडल। बेटा मैग्नेट बहुत समय तक, अगर आप किसी सिंपल टुकड़े को, लाइक आयरन के टुकड़े को, आपने लंबे समय तक के लिए किसी मैग्नेट के आसपास छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कोई बढ़िया मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ मैग्नेट था, ठीक है ना। ये मैंने नॉर्थ साउथ मैग्नेट बनाया और आपने इसके इम्पैक्ट में 1 साल के लिए किसी आयरन के टुकड़े को छोड़ दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो होगा क्या बेटा, इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस कन्वे हो जाएंगी। ठीक है, और ये कन्वे होकर के इस तरीके से वापस नॉर्थ से चलती हैं और साउथ में वापस आ जाती हैं। यस और नो? नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो बट मटेरियल डला हुआ है बाजू में, तो इसके अंदर से भी ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से भी कन्वे होगा। और कन्वे होते होते एक दिन आएगा कि ये खुद मैग्नेट में बदल जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यस, तो ये क्या, इसके अंदर इंडक्शन हो जाएगा और ये मैग्नेट में खुद भी बदल जाएगा। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं? ये विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। मैग्नेट विच इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसके एग्जांपल हैं बेटा बार मैग्नेट। जो आप मार्केट से बार मैग्नेट खरीदते हो फिजिक्स के लैब के लिए, वो भी एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आपने मैग्नेटिक निडल देखी होगी, है ना, वो भी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट जो होता है वो, when a magnet is dipped into the iron fillings, it found that the concentration of iron fillings, that is attracting power of the magnet, is maximum at the 2 point near the end and the minimum at the center. अगर किसी मैग्नेट को आपने आयरन के पाउडर में आयरन फिलिंग्स में डुबा दिया, तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स इसके कोने के आसपास में लगेगी और सबसे कम आयरन फिलिंग्स सेंटर पे लगेंगी। ओके, यस। सो अट्रैक्टिंग पावर ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द 2 point नियर इट एंड्स। इसके एंड के थोड़ा सा अंदर 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है और कम होती कहां पर? सेंटर पे। जहां पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होती बेटा, उसको हम बोलते हैं पोल, और इनका पूरा नाम है मैग्नेटिक पोल। और जहां पर मैग्नेटिक पावर सबसे कम होती है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूट्रल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? न्यूट्रल रीजन। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक पावर 0 होती है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल पॉइंट। ये एग्जैक्टली बीच में होता है मैग्नेट के, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो रीजन होता है इसके आसपास का, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल रीजन। जो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या देखी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? तो एक मैग्नेट जो होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल को
स्पेशली आयरन की हम बात कर रहे हैं, तो आयरन आयरन के एग्जांपल से हमने यहाँ पे समझाया कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमने आपको बता ही दिया। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, अगर इसको आप इसके लेंथ वाइज सस्पेंड कर सकते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पैरेलल अलाइन हो जाएगा। मतलब इसका एक एंड कहीं पर नॉर्थ होगा और एक एंड कहीं पर साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ बेटा याद रखिएगा, जो पोल इसका नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा, जैसे आप जानते हो ना, अर्थ की भाषा में नॉर्थ है, तो जिस तरफ नॉर्थ की तरफ जो वाला हिस्सा जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ की हिस्सा जाएगा वो कौन सा होगा मैग्नेट का? साउथ पोल होगा। मतलब नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा मैग्नेट का, और साउथ की तरफ साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में, मैं इसको अच्छी फॉर्म में ये लिख सकता हूँ कि मान लीजिए ये मैग्नेट आपने लटकाया है, ठीक है, और इस तरफ नॉर्थ ज्योग्राफिक है। क्या है? नॉर्थ ज्योग्राफिक। जो मतलब ज्योग्राफी वाला नॉर्थ इस तरफ है, दिस कॉल्ड नॉर्थ ज्योग्राफिक। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसी तरफ अलाइन हो जाएगा, और इस तरफ यदि साउथ ज्योग्राफिक है तो इसी तरफ मैग्नेट का भी साउथ भी यहीं आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर हो गया बेटा ऊपर वाला? मैग्नेटिक पोल्स कभी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज पेयर में करते हैं, दैट इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बेटा? देखिए इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिवली प्लस क्यू एग्जिस्ट करता था, माइनस क्यू एग्जिस्ट करता था। बट यदि आप यहाँ पे कहें कि केवल नॉर्थ एग्जिस्ट करेगा, नो, नेवर। नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप किसी मैग्नेट को पीस करके उसके करोड़ों टुकड़े कर दें, जो छोटा से छोटा टुकड़ा होगा ना उसमें भी बेटा उसका खुद का नॉर्थ होगा और खुद का साउथ होगा। समझ में आ गया? मतलब यहां पर मैग्नेट में जो भी होगा वो डाइपोल होगा, क्योंकि उसके दो एंड होंगे। क्लियर? भाई इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता था, क्योंकि या तो प्लस या तो माइनस वहां कर सकता था मोनोपोल। हमने मोनोपोल भी देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी में डाइपोल भी देखा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। यस और नो? बट बेटा मैग्नेट में मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, आइसोलेटेड पोल पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा। क्लियर? इवन दो अगर आप एक करंट लूप लेते हैं और इसमें करंट फ्लो कर देते हैं, अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिलहाल ये तो क्लॉकवाइज है, तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप कर देते हैं तो इधर वाला हिस्सा जहां से आप देख रहे हैं ये साउथ पोल बन जाएगा, और उधर वाला हिस्सा जो बन जाएगा नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब ऑटोमेटिकली अगर एक आपके पास छल्ला है जिसमें आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो दोनों पोल एग्जिस्ट हो जाएंगे, इधर साउथ बन जाएगा और इधर नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर? तो ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? डाईपोल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? डाईपोल की फॉर्म में। आई मीन टू से मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैग्नेट में केवल डाईपोल एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया बेटा? यस। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। मैग्नेटिक ये हो चुका है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये सबको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? जैसा आपने देखा था कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता हूँ, इफ यू हैविंग एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस, तो ये अपनी चारों ओर अपना फील्ड एक्सर्ट करता है, अपनी प्रेजेंस का एहसास कराता है। ओके, एंड अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में, चारों तरफ के स्पेस में फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस। जहां तक ये फोर्स लगाता है उस एरिया को, उस स्पेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक पोल तो हो नहीं सकता है, अगर आप पोल की बात करेंगे तो वो तो कल्पना की बात हो गई, होगी ना। क्या रहेगा? डाइपोल रहेगा। और मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा मतलब मैग्नेट रहेगा एक तरीके से, मतलब आपके पास छोटा सा ही सही, अगर कोई आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मैग्नेट है आपके पास में, तो ये अपने चारों तरफ जितने स्पेस में अपनी दादागिरी दिखाएगा, जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उस स्पेस को, जहां तक ये अपना प्रेजेंस का एहसास कराएगा, जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? yes. So what is magnetic field? The space around a magnet within which
इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स, टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस की बात कर दी हमने। सो व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? ये अपने पास में एक कन्वेंशनल मैग्नेट दिया गया है। सपोज दिस इज साउथ पोल एंड सपोज दिस इज नॉर्थ पोल। तो दोनों को ज्वाइन करने वाली जो एक्सिस होती है दैट इज एब्सोल्युटली इमेजिनरी, ये काल्पनिक है, ये दिखती नहीं है, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर बेटा? सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस पे ही पोल की पोजीशन होती है, एंड मैग्नेटिक एक्सिस के ही बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड को बी से जाना जाता है। जैसे किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड तो एक रीजन है, एक जगह है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आखिर किस चीज की पावर टेस्ट होगी? जिस चीज की पावर टेस्ट होगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होगी उस फील्ड की इंटेंसिटी? जैसे मान लो मैंने कहा कोई बल्ब जल रहा है, अब उस बल्ब जलने से मैंने कहा उजाला है, तो भाई उजाला तो है, उजाला तो एक रीजन हो गया। बट आप उस उजाले के रीजन में कहोगे यहाँ पे कितनी लाइट है, तो भैया लाइट कितनी है, व्हाट इज दिस? क्या मेजर कर रहे हो आप? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर कर रहे हो। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ गए? मतलब ये तो एक जगह है ना, अब इस जगह में क्या मेजर करोगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करोगे। लाइक मैग्नेटिक फील्ड तो एक जगह है, बट उसमें क्या मेजर करोगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? तो पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में क्वांटिटी डिफाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्लियर हो गया? तो बेटा याद रखिएगा, इस न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किससे शो करते हैं बेटा? बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूट्रल पॉइंट पर कितनी होगी? दिमाग लगाओ, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। डन? यस। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हमने टू पोल्स के बाद मैग्नेटिक एक्सिस पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। हालांकि आप जान चुके हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। सारे के सारे मैग्नेट एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल हैं, क्योंकि सब में दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, है ना? Yes. So what is a magnetic dipole? A magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength. One एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। क्लियर है? मतलब दो अनलाइक पोल जिसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, जिनकी ताकत बराबर है, जिनका स्ट्रेंथ सेम है। समझ गए? तो किसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है? पोल्स की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो भाई साहब एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ। तो आपके पास में एक डाइपोल है, तो दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, दोनों सेम पावर के हैं, बट नेचर वाइज अपोजिट हैं। तो बेटा यहां पर पोल्स होते हैं, और उस पोल्स से रिलेटेड क्वांटिटी जो पोल्स की मजबूती को दिखाती है दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। सो बेटा एक पोल रहेगा नॉर्थ पोल और एक पोल रहेगा साउथ पोल। तो स्ट्रेंथ वाइज यदि बात की जाए तो नॉर्थ की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही किसकी स्ट्रेंथ होगी? साउथ की। ओके, सो दिस दिस सिंबल इज कॉल्ड एम, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, एंड दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया बेटा? इसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। बट नेचर वाइज बेटा एक पॉजिटिव होती है, और क्योंकि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर यदि हम नेचर देखें तो एक को यदि हम प्लस मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे? माइनस मानेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस। तो एक को प्लस मानेंगे, एक को माइनस मानेंगे। हालांकि यूज कहीं प्लस माइनस नहीं होता है, बट मन में रखेंगे कि एक का नेचर अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेचर नेगेटिव है। क्लियर हो गया? मगर मैग्नीट्यूड दम के हिसाब से दोनों सेम होती है, जितनी ताकत इसकी होती है उतनी ताकत इसकी होती है। जितना आयरन यहाँ पे चिपकेगा उतना ही आयरन यहीं पर चिपकेगा, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा। क्लियर हो गया? इक्वल, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं। So magnetic dipole, a magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength separated by a small distance। बिल्कुल, जो कि स्मॉल डिस्टेंस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे तो पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? फिर वो आप ऐसा समझिए कि आपने एक मैग्नेट ये रख लिया और एक मैग्नेट ये रख लिया, तो लियो भैया इसका डाइपोल ये है, और इसका डाइपोल ये बन जाएगा, और इसका डाइपोल ये बन जाएगा। अब आपको क्या इन दोनों के बीच में कुछ होगा? नो, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है ज्यादा हो चुकी है। क्लियर है? तो डाइपोल के लिए कंडीशन है कि इनके बीच में डिस्टेंस जो होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए,
ओके, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक बार मैग्नेट हो गया, एक कंपास निडल हो गई, एंड मैग्नेटिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, हमारे जो केमिस्ट्री में एलिमेंट होते हैं इनके अंदर भी डाइपोल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक ना, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा है, इनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल भी फॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं आपको याद दिलाऊं तो याद होगा HCl जब आयनाइज होता है तो कुछ इस तरीके से H प्लस और Cl माइनस बन जाता है। तो ये H और Cl बहुत ही पास पास में हुआ करते हैं, इस तरीके से एक प्लस और यहाँ पे माइनस। तो जब बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही बेटा आप देखो, जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कौन रिवॉल्व करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एटम के अंदर एक पोल बन जाएगा नॉर्थ और दूसरा पीछे का हिस्सा क्या बन जाएगा? साउथ। क्लियर? तो इस तरीके से वो एटम भी एक डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा, जिसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। क्लियर? यस। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो चलती हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के लिए, इनको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? सो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आ जाइए अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। किसी मैग्नेटिक डाइपोल की ताकत बताई जाती है उसके डाइपोल मोमेंट से। सो पहले मैं अपनी भाषा में बता दूं, ये जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, ये पोल स्ट्रेंथ इस पार्ट की भी m है और इस पार्ट की भी कितनी है? m है। ओके, एक डेफिनेटली कोई नॉर्थ होगा कोई साउथ होगा, हमको उस बात से मतलब नहीं है, हमें केवल ये मतलब है कि इसके बीच के डिस्टेंस हम 12 मानते हैं। ओके, 12 क्यों मानते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन सरल हो। तो अगर ये 12 है तो ये हिस्सा भी l हो जाएगा और ये हिस्सा भी l हो जाएगा। क्लियर? और तो इस समय जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी ताकत को बताता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M, और इसकी वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। 12 का नाम क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। क्या नाम है? मैग्नेटिक लेंथ। पोल से पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है इफेक्टिव लेंथ। क्या नाम बच्चों? इफेक्टिव लेंथ। सो इसको मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाती है? ऐसा कुछ देख लीजिए, अगर आपके पास में एक साउथ पोल है, ओके, और एक आपके पास में नॉर्थ पोल है, तो जो डायरेक्शन जाएगी बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? सो m वेक्टर इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक लेंथ, एंड डायरेक्शन कहाँ जाएगी? टुवर्ड साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे वेक्टर लगाया है, तो लिख दीजिए यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ये हो गया। क्लियर है? यस। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ व्हाट क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज फाउंड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखें, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। क्योंकि दोनों की सेम है, सो स्ट्रेंथ को किससे दिया हमने? m से। m से, दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2l। इट इज denoted by m vector since it is a vector quantity. Okay, so magnetic dipole moment is strength of the either pole multiplied by magnetic length. So m vector is equals to pole strength multiplied by 2 times of length vector। क्योंकि लेंथ की भी डायरेक्शन यदि हम ऐसे ही माने साउथ टू नॉर्थ, ये अगर कंप्लीटली लेंथ वेक्टर है, दो 12 होता है, तो लेंथ की ही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो हम इसे लेंथ का वेक्टर दे देते हैं। वेल बेटा यहाँ पे एल वेक्टर नहीं होना चाहिए, एल कैप होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन देनी है और डायरेक्शन के लिए हम लोग को यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। डन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देख लिया वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल सही है। एसआई यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैपिटल M वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l। क्लियर? सो स्मॉल m की वैल्यू कितनी होती है? इस स्मॉल m होता है एम्पियर मीटर, और लेंथ की क्या होती है? 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कितनी होगी? मीटर। सो यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर
स्क्वायर। ये इसकी बन गई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बन गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ये देखिए इसकी यूनिट लिखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल एम की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से। क्लियर हो गया? स्मॉल एम क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होती है, और कैपिटल एम क्या होता है? डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यस। आगे थोड़ा सा पार्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। इफ अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम and pole strength small m is cut into two equal part along its length, then the pole strength of each part equal to m by 2 and the magnetic moment of each part equal to capital M by 2। आइए निकाल के देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। बेटा आपके पास में एक मैग्नेट है, ये स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ यहाँ की भी है, साउथ की यानी यहाँ के नॉर्थ की भी है। आपने मैग्नेट को बीच से फाड़ दिया, बीच से क्या कर दिया? फाड़ दिया। अब ये मैग्नेट दो छोटे छोटे पीस में टूट चुका है, एक ये हो चुका है, एक ये हो चुका, सकरा हो गया मैग्नेट, थिन हो गया। तो बेटा याद रखिए कि इसकी पोल स्ट्रेंथ अब कितनी हो जाएगी? m बाई 2, और इसकी भी कितनी हो जाएगी? m बाई 2। अच्छा, पहले डाइपोल मोमेंट कितना था? कैपिटल M इक्वल्स टू था m मल्टीप्लाइड बाई 2l था, ठीक है ना? m मल्टीप्लाइड बाई 2l। अच्छा, कई बार बुक में मालूम क्या करता है? इसको कैपिटल L ले लेता है। क्या लेता है? कैपिटल L। जो अपना 2l था ना, इसको कैपिटल L ले लेता है, और वो में लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू L। ठीक है ना? अब देखिए आपने मैग्नेटिक डाइपोल को बीच से यहाँ पे मैग्नेट को आपने बीच से फाड़ दिया, तो अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा नया वाला। सो m डैश इक्वल्स टू, नई वाली पोल स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? m बाई 2, बट नई वाली लेंथ तो सेम है भैया, l ही है। सो यहाँ पे l रख सकते हो कैपिटल। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये हो गया स्मॉल m इंटू एल बाई 2। सो ये स्मॉल एम एल क्या था बेटा? ये पुराना m था। सो दिस इज इक्वल्स टू m बाई 2। तो आपने देखा कि पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई? नई, सॉरी पोल नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? हाफ हो गया, और पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो गई। तो मतलब पोल स्ट्रेंथ हाफ कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये देखिए m बाई 2। क्लियर? अब यदि आप मैग्नेट को बीच से फाड़ देते हैं, भाई तो बीच से ही फाड़ा, मतलब अभी जो आपने फाड़ा है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली कट करना। लेंथ के अलोंग कट करना इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली कट करना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली कट कर दो। समझ में आ गया? बट यदि आपने इसको मैग्नेट को ट्रांसवर्सली हाफ कर दिया, मतलब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, अभी आपने पहले किसके अलोंग फाड़ा था? उसके एक्सिस के अलोंग फाड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था। अब आप यदि बीच से आधा कर रहे हो परपेंडिकुलरली, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे लेंथ यहाँ पे है कैपिटल एल, अब आपके पास यदि आपने फाड़ दिया तो हाल क्या हो गया भाई साहब? देखिए इसका पोल स्ट्रेंथ शुरू में कितनी थी? स्मॉल एम ये था, स्मॉल एम ये था। अगर मैं पूरे मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट निकालता, m इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ m मल्टीप्लाइड बाई फुल लेंथ l। क्लियर कि नॉट क्लियर? फाड़ने के बाद भाई साहब हालत क्या हो चुकी है? ये दो मैग्नेट बन चुके हैं। ओके, और इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है? आधी हो चुकी है। बोले हो गई कि नहीं हो चुकी? बट याद रखिएगा बेटा, बीच से आधा करने पे मैग पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ वही की वही रहेगी। अब निकालिए मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ m डैश इक्वल्स टू, नई वाली पोल स्ट्रेंथ m है और नई वाली मैग्नेटिक लेंथ l बाई 2 है, सो इट विल बी m इंटू एल बाई 2, ऑल टोटल इट इज इक्वल्स टू m बाई 2। क्लियर? तो चाहे ट्रांसवर्सली काटो चाहे आप लॉन्गिट्यूडनली काटो, दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? m बाई 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जहां भी बोला जाए इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों आपको ये डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में कराया है। एक मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं, उसके कारण एक्सियल कंडीशन पे एट ए डिस्टेंस r हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक्सियल पॉइंट पे p, तो इसके कारण एक्सियल लाइन पर, या इसी को हम एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है? आपको बताया गया था b इज इक्वल्स टू, राइट, b वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? और इसकी जो डायरेक्शन जाती थी दैट इज आर कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर आर की साइड में जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। ये यूजुअल सिंबल्स तो आप जानते ही, कैपिटल एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, आर जो होती है सेंटर से
डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन जाती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है। डन। ये डेरिवेशन बच्चों हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, आई होप आपने सबने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर डाइपोल बहुत स्मॉल होता है तो आपको पता है कि हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं अप टू आर स्क्वायर, जिससे कि ऊपर का आर नीचे का आर कैंसिल हो जाता है, एंड फाइनली जो हमारे पास एक्सियल पर इंटेंसिटी निकलती है दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैपिटल 2m बाई आर क्यूब। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास बी एक्सियल स्मॉल डाइपोल के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये निकल जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों इक्वेटोरियल कंडीशन पे मैग्नेट के लिए। तो इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इसी को ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं बच्चों। कैसे निकालते हैं? ये अपने पास नॉर्थ साउथ मैग्नेट होता है, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दिस इज आर, और यहाँ पे एल एल टू एल, राइट। आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ती है। तो डेरिवेशन क्या निकलता है? म्यू नॉट एम, पिछले में 2m आता था, यहाँ पे 2m आता है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर शॉर्ट मैग्नेट की बात करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं आर स्क्वायर में, जिससे कि हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो यदि देखा जाए तो स्मॉल डाइपोल के लिए जो बी एक्सियल है वो डबल है जस्ट किसकी? बी इक्वेटोरियल की। सेम डिस्टेंस के लिए जो एक्सियल की इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल की डबल है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो एक्सियल की इंटेंसिटी जो है वो इक्वेटोरियल की डबल हो जाएगी। डन। यस, एंड डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन इसकी बैक साइड जाती रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? यदि हम बात करते हैं एक्सियल कंडीशन की, तो एक्सियल में हम जो मैग्नेट लेते थे, यहाँ पे साउथ होता था, यहाँ पे नॉर्थ होता था, तो जो इंटेंसिटी जाती थी इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती थी, मतलब कि साउथ टू नॉर्थ जाती थी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट इक्वेटोरियल पोजीशन में जो हम पॉइंट लेते थे उस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा इस तरफ बनती थी, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो यदि मैं वेक्टर की बात करूं तो इसमें वेक्टर में यदि देखा जाए, सो बी इक्वेटोरियल स्मॉल के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, इतना ही आया ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। और यहाँ पे डायरेक्शन यदि मैं दे रहा हूँ तो डायरेक्शन इधर पे लग जाएगी, बताइए क्या आएगी? एक सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्शन आएगी माइनस आई कैप। क्या आएगी बेटा डायरेक्शन? माइनस आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सेस में रखा हुआ है। तो साउथ टू नॉर्थ अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप ले रहे हैं तो बैक साइड में इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी? माइनस आई कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बच्चों हमने डेरिवेशन लास्ट क्लास में आपको करा दिया था अच्छे से। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली आज हम लोग को डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से करनी है कि हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल में टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं, कि एक मैग्नेटिक डाइपोल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा हुआ है उस पर कितना टॉर्क लगेगा। क्लियर बच्चों? टॉर्क पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया। हमने ये बताया कि अगर आपके पास में, आपने बी का फॉर्मूला क्या देखा था? बी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, था कि नहीं था बच्चों? ये बी का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड वाइज। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम बी। क्लियर? एफ इज इक्वल्स टू एम बी, और जो डायरेक्शन बनेगी फोर्स की वो बी के साथ एम के मल्टीप्लाई होने से बनेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि आप नॉर्थ पोल ले रहे हैं, यदि आप नॉर्थ पोल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो अगर बी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ओके, तो इस पर फोर्स इधर ही लगेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इन टू बी। क्लियर बेटा? नॉर्थ पोल के लिए फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही लगता है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड जो है, फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता था। याद है कुछ बच्चों? क्यू इन टू ई। बट याद होगा आपको कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अपोजिट फोर्स लगता था। उसका कारण होता था एफ इज इक्वल्स टू क्यू, नेगेटिव चार्ज में माइनस क्यू आता था, राइट? तो माइनस की वजह से डायरेक्शन पलट जाती थी। तो फोर्स इसमें, जैसे इसमें फोर्स भी फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, बट इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? बैकवर्ड।
सिमिलरली बेटा अगर आप साउथ पोल की बात कर लें, तो साउथ पोल के अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दें, तो इस बार फॉर्मूला क्या होगा, देखिए F इक्वल टू एम इन टू बी, राइट। बट आपका पोल क्या है, साउथ है, तो बताइए फोर्स कहाँ लगेगा, बैक साइड, पीछे की तरफ। क्लियर बच्चों। तो ये कंसेप्ट की नॉलेज के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, अभी तो पढ़ा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम निकालते हैं टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आप एक साउथ साउथ और नॉर्थ बार मैग्नेट ले लीजिए। ऑब्वियसली बेटा इसकी जो डायरेक्शन जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी डायरेक्शन जाएगी साउथ टू नॉर्थ, जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चों। चलिए विजिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन पेन ले लेता हूँ, जिससे और बेहतर आपको दिखाई दे। यस, ये देखिए साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में क्या जाएगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर बच्चों। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई 2l, होगा ना। यस। चलिए अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अभी अभी मैंने बताया नॉर्थ पोल पे फोर्स कहाँ लगेगा, along द फील्ड लगेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू एम बी along द फील्ड। और इसमें पीछे की साइड लगेगा, सो इसमें भी पीछे की साइड एम बी लगेगा। तो निगेटिव लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने एम बी में डायरेक्शन बैक साइड कर ली। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों। तो जब भी आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं काम, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका ये रोटेट होने लगता है कि नहीं लगता, डाइपोल रोटेट होने लग जाएगा। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाले डिस्टेंस। ये सो नो। चलिए, तो ये हमारे पास टोटल ऑल टोटल 12 है कि नहीं बेटा। अब 12 है तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी, तो इसको थोड़े समय के लिए एक्स मान लीजिए और लगाइए साइन थीटा। सो साइन थीटा, थीटा क्या है बेटा, थीटा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम और वेक्टर बी के बीच का एंगल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये देखिए यहाँ वेक्टर बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये इधर वेक्टर एम जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा। ओके, सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया एक्स डिवाइड बाई हाइपोटेनस 2l। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 2l साइन थीटा। x इक्वल टू कितना आ गया, 2l साइन थीटा। तो देखिए, तो टॉर्क ऑन द मैग्नेट इज इक्वल्स टू फोर्स, आइदर फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ए, जिसको हमने x कह के निकाल दिया है। यस और नो। एन से लेके ए को हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया ना। सो आप एन ए को लिख देंगे x, एंड x इक्वल टू कितना आया है, 2l साइन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इसमें देखिए m को और 2l को मर्ज कर लीजिए, तो m इंटू 2l हो गया। एंड यू नो m इंटू 2l क्या होता है बेटा, कैपिटल M साइन थीटा। डन। सो ये हो गया हमारे पास में टॉर्क इज इक्वल्स टू, है ना, साथ में बी भी है बेटा, सॉरी यहाँ पे बी भी लिखना पड़ेगा हमको, हमने बी लिखना भूल गए। सो m इंटू 2l, स्मॉल m 2l, और साथ में b साइन थीटा। बोलिए क्लियर है बच्चों। स्मॉल m 2l क्या बन जाएगा, कैपिटल M b साइन थीटा, राइट। सो बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया स्मॉल सॉरी कैपिटल एम बी साइन थीटा। और यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप जानते हैं कि टॉर्क हमेशा कहाँ जाता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाता है, दैट इज एक्सियल वेक्टर। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। सो टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर एंड दैट इज गॉन थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट m क्रॉस b। क्लियर, m क्रॉस b। अब डिफरेंट केसेस बना लीजिए, अगर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाल देते हैं यहाँ पे, तो टॉर्क 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम टॉर्क इक्वल टू 0, राइट। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैग्नेट बी के डायरेक्शन में है, मतलब यदि डाइपोल मोमेंट जो है अगर वो बी के डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है, तो इस समय एम और बी के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। दैट टाइम साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड टॉर्क इक्वल्स टू 0, दैट विल बी अ मिनिमम। क्लियर कि नॉट क्लियर। सेकेंड केस है, इफ योर मैग्नेट इज परपेंडिकुलर, okay, your magnet is perpendicular and your b axis is here like so, angle theta is equals to how much degree, 90 डिग्री। ओके, आपका थीटा कितने डिग्री हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा, और टॉर्क आपका मैक्सिमम काम करेगा, दैट इज इक्वल्स टू एम बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू एम बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये आ गया आपका मैक्सिमम टॉर्क। तो आपने मिनिमम टॉर्क देख लिया और आपने मैक्सिमम टॉर्क देख लिया, और डायरेक्शन भी आपने देख ली, डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। क्लियर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए अभी ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना? तो अपनी उंगलियों को इसी रोटेशन में डालिए और देखिए आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। अंगूठा आपका अंदर जा रहा है, मतलब इसकी टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। और यदि इन केस ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे इस तरीके से, तो अब देखिए अपनी उंगलियों को मोड़िए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर आएगा, राइट? तो अंदर या बाहर अकॉर्डिंग टू द मोमेंट इसकी डायरेक्शन तय हो जाएगी, राइट? सो ये कंप्लीट हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कैपिटल M is placed in a uniform magnetic field B, it will experience a torque given by torque equal to M cross B. This is equals to torque equal to MB sin theta. Here theta is the angle between M vector and B vector, right? Torque acting on a dipole is maximum when dipole is perpendicular to the field and it is minimum when dipole is parallel or anti-parallel to the field. Yes, इसमें एक केस एंटी-पैरेलल का भी है जो हमने आपको नहीं बताया। अभी आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड M जो है, मैग्नेटिक मोमेंट M जो है, वो फील्ड के पैरेलल हो गया था। सो इन दिस सिचुएशन थीटा वाज 0 डिग्री, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, राइट? सेकेंड केस इज ऑल्सो देयर, इफ द मैग्नेट इज लाइक दिस, फील्ड बेटा यहाँ जा रहा है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो दिस इज B and this is M. So the angle between them is equals to 180 degree. Clear? So sin 180 इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, sin 180 इक्वल्स टू 0, सो टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम बी साइन 180, एंड साइन 180 0 हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर बेटा? यस, तो दो केसेस हो चुके हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नो इट विल एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0। क्यों भाई? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट काम करते हैं, राइट ना? तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अभी आपने देखा था इधर की तरफ एम भी काम कर रहा था, इधर की तरफ माइनस एम भी काम कर रहा था, दोनों एंटी पैरेलल हैं और दोनों का सम होके कितना हो गया, 0। मतलब फोर्स नेट इक्वल टू 0 होता है, राइट? सो यू हैव सीन की नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। Okay, net force on the it will experience only torque and net force on the dipole is 0. While it is placed in a non-uniform magnetic field, it will experience both torque and net force. अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कुछ इस तरीके से, देखिए, ये देखिए इस तरीके से। अब ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है, बताइए है कि नहीं है? और यहाँ पर इंटेंसिटी लो है, सो दिस इज बी लो हियर, राइट? अगर आप यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस कर दें तो डेफिनेटली बात है बेटा कि यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो F ज्यादा होगा, यस और नो? क्योंकि F इक्वल्स टू एम बी होता है, तो जब B बड़ा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि नहीं बेटा? तो बताइए क्या अब नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0, 0 क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब हम डाइपोल को रोटेट करेंगे। चलिए, तो डाइपोल को रोटेट करेंगे हम, और डाइपोल को रोटेट करने के बाद हम इसकी एनर्जी भी काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। चलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम स्मॉल एंगल से इसको रोटेट करते हैं और डी डब्ल्यू निकालते हैं। सो यू नो फिजिक्स में पढ़ा है आपने, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा। क्लियर? जैसे मैकेनिक्स में वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, ऐसे ही रोटेशनल डायनेमिक्स में डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी टॉर्क इनटू डी थीटा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क कितना आया है, कैपिटल एम बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा, राइट?
सो डी डब्ल्यू से हमको वर्क निकालना है. सो वर्क इज व्हाट? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. टोटल वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. सो वर्क इज इक्वल्स टू कैपिटल एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सपोज आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 पे घुमा रहे हैं. क्लियर बच्चों? सो एम बी इज अ कांस्टेंट. अंदर केवल बच गया थीटा 1 से लेकर के थीटा 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू डी थीटा. क्लियर? नाउ एम बी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल एम कैपिटल बी. साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा एंड थीटा 1 से लेके थीटा 2. सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, ब्रैकेट में अपर लिमिट पुट करिए, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. क्लियर कि नॉट क्लियर? सो फाइनली डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम बी माइनस साइन अंदर कर दीजिए. सो कॉस थीटा 1 आगे आ जाएगा और कॉस थीटा 2 पीछे आ जाएगा. सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ अ डाइपोल. सो ये हमारे पास में अगर किसी डाइपोल को हम घुमाते हैं, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम निगेटिव एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जिसको हम ओपन कर लेंगे. सो इट इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. दिस इज द वर्क डन. डन. तो ये आपके पास में वर्क डन आ चुका है. अब इसके बाद में आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से शुरू होती है, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है कि आप अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को इनिशियल पोजीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं. क्लियर बेटा? इनिशियल पोजीशन थीटा 1 इक्वल टू कितने डिग्री रखते हैं? 90 डिग्री. और इसको थीटा 1 से किसी भी डायरेक्शन में रैंडम घुमाने के लिए किसी भी एंगल पे, सपोज थीटा घुमा दिया, जो वर्क डन होगा उस समय का जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी यू. क्लियर? सो आप कहां से घुमा रहे हैं? थीटा 1 से लेके थीटा तक. ओके, सो अपने वर्क डन क्या निकाला था? वर्क डन आपने निकाला था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. राइट? सो थीटा 1 की जगह क्या पुट करेंगे आप? थीटा 1 की जगह आप 90 पुट करेंगे. सो दिस विल बी कॉस 90 माइनस थीटा 2, कोई भी रैंडम एंगल थीटा है, कॉस थीटा. सो कॉस 90 कितना हो गया बेटा? 0. 0 minus cos theta. So your answer will be minus mb cos theta. This is your U, means potential energy of the dipole, magnetic dipole. Done? So this is equals to minus mb cos theta. और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एलिमिनेट कर दें cos थीटा को. So U is equals to minus m डॉट वेक्टर b. क्लियर? बिल्कुल वही डेरिवेशन है बच्चों जो हम लोगों ने वहां पे निकाले थे. आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी में आपने टॉर्क निकाला था. टॉर्क इज इक्वल्स टू निकला था पीई साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में इन्होंने लिखा था टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई. क्लियर है बच्चों? देन इसके बाद हमने वहां पे वर्क डन निकाला था डेट इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. क्लियर? यहाँ पे वर्क की जगह कितना आ गया है? पी की जगह आ चुका है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. अच्छा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में वर्क टॉर्क कितना आ चुका है? टॉर्क आ चुका है एम बी साइन थीटा. यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? माइनस पीई कॉस थीटा. और यहां पर कितनी आई है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस एम बी कॉस थीटा. क्लियर? माइनस एम बी कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट में यहां क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. यहां पे क्या लिख सकते हैं? माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर. क्लियर हुआ? तो ये बच्चों हमारा एनर्जी का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे. आइए पढ़ लेते हैं एनर्जी के लिए. तो देखिए वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या माइनस को अंदर कर दिया आपने तो ये हो गया. क्लियर? यस. इसमें एक स्पेशल केस है. इफ डाइपोल इज रिलेटेड रोटेटेड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड थीटा 1 इक्वल टू 0 टू एनी एंगल थीटा, तो क्या होगा बेटा? अगर आप इसको किसी भी रैंडम एंगल पे घुमा रहे हैं, ओके, कहाँ से? डायरेक्शन से, बी की डायरेक्शन से. मतलब फर्स्ट केस क्या था? थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड सेकेंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? एम बी कॉस थीटा 1 मीन्स कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा. क्लियर कि नॉट क्लियर? सो किसी भी रैंडम एंगल आपने अपने घुमाया तो देखिए कॉस 0 कितना होता है? 1 एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा. बेटा कब लगेगा ये? जब आपने डाइपोल को इनिशियली
फील्ड की डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे घुमा दिया। सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस है, राइट। सो तब आपके पास में कितना आ जाएगा, एम बी वन माइनस कॉस थीटा। देन हमने बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यू इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। बताइए, निकाल लिया ना हमने, माइनस एम बी कॉस थीटा हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यस, देखिए कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, माइनस एम बी, क्योंकि कॉस जीरो 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप कॉस जीरो पे 1 ले लेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, मिनिमम हो जाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा अपन कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कैसे, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकली है दैट इज इक्वल्स टू आई है माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर। फर्स्ट केस अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, सो यू इक्वल टू माइनस एम बी एंड कॉस 0 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, सो यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी इंटू 1, सो यू इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है। इस पोजीशन को बोलते हैं, थीटा इक्वल टू 0 को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्लियर कि नॉट क्लियर। सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए u इक्वल्स टू माइनस एम बी, ओके, कॉस 180 डिग्री। क्लियर बेटा, कॉस थीटा था ना, एम बी कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री। सो कॉस 180 कितना होता है बच्चों, -1, कॉस 180 -1 -1 -1 प्लस एम प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया एम बी। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है मैक्सिमम आ रही है। क्या आ रही है, मैक्सिमम। फर्स्ट केस में क्या आ रही थी, मिनिमम, राइट। तो लिखा हुआ है फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, ओके, और यहां पर एंटी पैरेलल हो जाएगी पे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्लियर कि नॉट क्लियर। सेकेंड केस वाले को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। सो सेकेंड केस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ बच्चों, चलिए डन। चलिए बच्चों देखिए अगला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का मतलब होता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ओके, यस, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई बोलते थे, याद है बच्चों। एंड फाई ई इज इक्वल्स टू हुआ था वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, या डीएस बोलता था जिसको मैं, डी फाई को, याद आया। ई डी फाई को मैं बोलता था ई डॉट डी एस, या आप चाहे तो फाई को बोल सकते हो वेक्टर ई डॉट एस या डेल्टा एस, वट जो भी हो सकता है ले सकते हो। क्लियर कि नॉट क्लियर। बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे और क्लियर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस, हमने क्या पढ़ा था बेटा यहाँ पे, हमने वहां पे पढ़ा था डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, याद आ गया। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहां पर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं अगर फाई ई लिख सकता हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ई की जगह कौन खेलता है यहाँ पे, बी डॉट डी एस। क्लियर कि नॉट क्लियर। फिर टोटल फ्लक्स निकालता था यहाँ पे फाई नेट इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर बेटा। सिमिलरली यहां पे भी यदि आप फाई मैग्नेटिक की बात करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स नेट जो आएगा, है ना, आप यहां पे लिख दें फाई नेट इज इक्वल्स टू, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। क्लियर की नॉट क्लियर। सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। क्लियर की नॉट क्लियर।
अब यहां पे देखिए हमने क्या पढ़ा, यहां पे गॉस लॉ आया। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने कहा कि जो नेट फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो क्यू चार्ज के, नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। याद है कि नहीं याद है? सो क्यू फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है कि किसी एरिया से जाने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस जो होगा वो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। मतलब यहाँ क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट आता था और यहाँ पर केवल जीरो आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फाई इंटीग्रल कर दो या समेशन लगा दो, बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक कोई एरिया है, राइट, इससे कुछ फ्लक्स आ रहा है, डेफिनेटली कुछ फ्लक्स जाएगा। बताइए जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, अब आप जो है इस एरिया से निकलने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आपको याद है कि बेटा जो फ्लक्स अंदर की ओर आता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है। यस और नो? गलत बोल गए। जो अंदर की ओर फ्लक्स आता है उसे निगेटिव लिया जाता है, और जो बाहर की ओर फ्लक्स जाता है उसे क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो बताइए इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकला? जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब इससे क्या साबित होता है कि जो मैग्नेटिक, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है दिस लॉ एस्टेब्लिश दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जितने भी मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब क्योंकि यहां से लाइंस आ रही, यहां से लाइंस जा रही हैं, मतलब 100% ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? कहीं पर नॉर्थ होगा, कहीं पर साउथ होगा। मतलब इस लॉ से, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से हमको किसको वेरिफिकेशन मिलता है? हमको मैग्नेटिक डाइपोल का वेरिफिकेशन मिलता है। क्लियर? कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। इन इलेक्ट्रिक केसेस वी सॉ दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई through a closed surface is equal to the total net charge q enclosed by the surface divided by e naught। मतलब वहां पे हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। डन? सो दिस वाज द टोटल फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, e dot ds equal to q by epsilon naught। clear? This situation is radically different for magnetic field which are continuous and form closed loop। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ओपन लूप बनता था। क्या बनता था बेटा? ओपन लूप, जिसके कारण ये आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता था। ओपन लूप का मतलब यदि कोई चार्ज प्रेजेंट है किसी सरफेस के अंदर तो उससे केवल फ्लक्स निकलता निकलता था, वापस अंदर आता नहीं था। राइट? तो इसलिए यहाँ पर सिचुएशन अलग थी। यहाँ पे नेट फ्लक्स जो है जीरो के बराबर नहीं आता था, यहाँ पे नेट फ्लक्स आता था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बट इन केस में यहाँ मैग्नेटिक, बट मैग्नेट में ये सिचुएशन अलग होती है। मैग्नेटिक, द सिचुएशन इज रेडिकली डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड विच आर कंटिन्यूअस लूप एंड फॉर्म अ क्लोज लूप। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप असाइन कर लिया। ये देखिए आपको लूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इस लूप में आप देखिए जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर जा रही हैं, क्या उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस लूप के बाहर निकल रही कि नहीं निकल रही हैं? निकल रही ना? मतलब यहां से कहा जाए जितनी लाइंस, जैसे लाइंस ऑफ ये फोर्स, ये देखिए ये इधर है अंदर और ये अंदर से बाहर निकल गई। राइट? तो नेट, यदि देखा जाए जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं उतनी लूप से बाहर जा रही हैं। सो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो आपने देखा कि नेट जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो जीरो हो रही हैं। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे एक लूप कंसिडर कर लें। क्लियर? तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आ रही हैं यहाँ पे,
उतनी ही देखिए बाहर जा रही है। क्लियर? सो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस, सो गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हमने 2 सरफेस लिए हैं, सरफेस नंबर 2 है ये, और ये सरफेस नंबर 1 है कि नहीं है? सो गॉसियन सरफेस 2 और 1 है यहाँ पे। गॉसियन सरफेस 1 एंड 2 इन फिगर ए एंड बी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लीविंग द सरफेस बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट, मतलब जितनी लाइंस अंदर आई उतनी लाइंस बाहर चली गई। सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 फॉर बोथ द सरफेसेस। क्लियर की नॉट क्लियर? सो दोनों सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। इसी को गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहते हैं। सो लिखेंगे फाई नेट फ्लक्स जो निकलेगा कैसे निकलेगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बेटा? सो ये कहलाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। डन?